नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं सिकता देव और आज खास नजर मैटरनिटी लीव को लेकर महिलाएं क्यों पहुंच रही हैं अदालत के दरवाजे पर, और साथ ही मधुमिता शुक्ला हत्याकांड क्या है पूरा मामला। 20 साल पहले ये घटना हुई थी, तो इस पे डालेंगे नजर कुछ ही देर में। लेकिन शुरुआत करते हैं मैटरनिटी लीव मामले से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मैटरनिटी लीव के नियम के फायदे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिलाओं को भी मिलेंगे। अगर छुट्टी के समय कॉन्ट्रैक्ट की अवधि से आगे भी चला जाए तो तब भी कंपनी को इसका भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के सेक्शन 3 और 5 के तहत सुनाया गया यह फैसला है। याचिकाकर्ता को 3 महीने के अंदर मैटरनिटी लीव के सारे फायदे देने को कहा गया है। दरअसल मामला कुछ इस तरह है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली के जनकपुरी में एक अस्पताल में पैथोलॉजी डॉक्टर के रूप में ज्वाइन किया था। उसकी नियुक्ति 3 साल के लिए थी और हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था। 24 मई को याचिकाकर्ता ने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दिया, लेकिन अस्पताल ने बस उसे 11 जून तक के लिए ही लीव दी। अस्पताल का तर्क है कि 3 साल का करार पूरा हो जाने के बाद वो मैटरनिटी लीव की हकदार नहीं रह जाती। दिलचस्प ये है कि अस्पताल के फैसले के खिलाफ महिला जब अदालत गई तो उसकी याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि मैटरनिटी लीव के फायदे सिर्फ स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों के लिए भी ये अवकाश है। ये फैसला इसलिए भी अहम है कि भारत में ज्यादातर नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट वाली ही हैं और महिलाओं की नौकरियों का भी यही हाल है। यही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में माना है कि मातृत्व अवकाश के फायदे किसी महिला की पहचान के मूल में है जो मां बनना चाहती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके रोजगार की प्रकृति की वजह से उसे इस लाभ से वंचित किया जाए। वैसे इसमें शक नहीं कि भारत में मैटरनिटी लीव को लेकर कानून बहुत स्पष्ट है। इंडियन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक महिलाएं 6 महीने या 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। इस छुट्टी का पूरा भुगतान कंपनी को करना होगा, लेकिन ये व्यवस्था पहले 2 बच्चों के लिए ही है। इसके बाद बच्चे हुए तो 3 महीने या फिर 12 हफ्ते की छुट्टी ही मिलेगी। दिलचस्प ये है कि महिलाओं के हक में दिखने वाली इस फैसले की सजा भी महिलाओं को ही भुगतनी पड़ती है। निजी क्षेत्र में उनकी नौकरियां घट रही हैं। यही नहीं, महिलाओं के लिए मां बनने के बाद नौकरी पर लौटना मुश्किल होता है। एक सर्वे के मुताबिक 73% भारतीय महिलाएं मां बनने के बाद नौकरी छोड़ देती हैं। जो नौकरी पर लौटती हैं उनमें भी 48% महिलाएं 4 महीने के बाद ही नौकरी छोड़ देती हैं। यही नहीं, 2017 में हुए संशोधन के बाद एक सर्वे में पाया गया कि 2019 तक 18 लाख महिलाओं की नौकरी जा सकती थी। और एक अन्य सर्वे में 8,500 से ज्यादा छोटी मंझौली कंपनियों ने मान लिया कि महिलाओं की भर्ती उनके यहां कम हुई है। तो हालत यह है कि महिलाओं की मैटरनिटी लीव देने के झंझट से बचने का तरीका है उन्हें नौकरी ही ना दी जाए। एक तरह से एक महिला विरोधी माहौल दिख रहा है, जिसकी छाया कई जगहों पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर कई महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर अदालत के दरवाजे पर हैं और इसी पर चर्चा कर रहे हैं आज। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, जगवती सांगवान जो महिला कार्यकर्ता हैं और शोभा गुप्ता वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। आपने ये दोनों मामले सुने जगमती, सारे लॉज हैं, एक्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अब भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए अदालत जाना पड़ रहा है। देखिए सिकता, सबसे पहले तो ये जो महिलाएं अदालत में गई है, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे ठेके पर हो, चाहे वो कच्ची नौकरी पे हो, लेकिन जो महिलाओं का शरीर है जब वो मातृत्व की पूरी प्रक्रिया से गुजरती है तो उस समय में उनकी जो जरूरतें हैं या जो छोटा बच्चा है जिसको वो जन्म देती है, ये एक नेशनल ड्यूटी है जिसको वो करती है। हमारी नस्ल जो है उसका नूतनीकरण मतलब ये महिलाएं करती हैं। ये केवल उनका कोई पर्सनल या डोमेस्टिक अफेयर नहीं है। इसके इंटरलिंकेज जो है वो देश के साथ
भी जुड़े हुए हैं, उसकी प्रोडक्शन और उसका जो ग्रोथ है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे है तो भी उनको और बच्चे को दोनों को मातृत्व लाभ जो है वो उसी तरह के मिलने चाहिए जो आज हम जो परमानेंट नौकरी में जो है उनको देखते हैं। क्योंकि शारीरिक और बायोलॉजिकल जो नीड्स है माँ और बच्चे की, वो तो इससे निर्धारित नहीं होती कि वो ठेके पे काम कर रही है या वो जी परमानेंट नौकरी के अंदर है। तो ये जो एक जगमती जी, आप ये कह रही हैं कि महिलाओं को अभी भी कंपनियां या फिर एम्प्लॉयर्स एक लायबिलिटी के तौर पर ही देखते हैं और उसी तरह का वर्कफोर्स वो मानते हैं, लेकिन ये बात भी लगातार साफ हो रही है शोभा गुप्ता की अगर कानून है और नियम है, सारी चीजें जगह पर हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को अपने अधिकार वर्क प्लेस में, अपने दफ्तरों में, अपने काम करने की जगह पर नहीं मिल रहे, इतना तो तय है। नहीं, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखती हूँ, तो मैं इसको डिफरेंटली बोल लेती हूँ कि अगर आप काम पर आ गए हैं तो हम अपने आप को जेंडर कन्फाइन से बाहर निकाल लें और हम भी अपने आप को एक रेगुलर वर्कफोर्स की तरह ट्रीट करें, तो हम महिलाओं के लिए अलग से बात नहीं करेंगे। पर हाँ, देखिए, वायलेशन लॉ का होता है, ये तो फैक्ट है। और ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं आती है, बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज होंगे जहां पर मेल एम्प्लॉयज को भी आना होता है। इंटरप्रिटेशन की बात है, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ये एक इशू था जो रेज हो सकता था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मेरे पास भी एज अ लॉयर अगर कोई आता तो मैं शायद बोल सकती थी कि देखिए, बट आपका पीरियड निकल चुका, अगर आपका 11 जून को आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड एक्सपायर हो रहा है तो कैसे। जैसा अभी आपसे ये मिसेस जगमती बोल रही थी, ये बहुत सही बात है कि हेड्स ऑफ टू द डॉक्टर जो आई हैं, जिन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट तक लिया, क्योंकि मुझे लगता है लिटिगेशन फीस से ज्यादा लग गई होगी जितना उन्होंने करा, पर उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन ऑब्टेन कर लिया जो ये बोलता है तो क्या कि आपकी पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड खत्म हो गया। बट अगर आपकी मेटर्निटी लीव की रिक्वायरमेंट अराइज हो गई थी बिफोर दैट और आपने 12 महीने के दौरान में 80 दिन काम कर चुकी हैं, तो सेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 12 आपका एंटाइटलमेंट जनरेट हो गया और फिर आपकी नौकरी चाहे टर्मिनेशन से गई हो, चाहे डिसमिसल से गई हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड खत्म होने से गई हो, आपका वो एंटाइटलमेंट अफेक्ट नहीं होगा। अब ये एक लीगल इंटरप्रिटेशन का सवाल था जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने और कैट ने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, दोनों ने ही इनके खिलाफ कंस्ट्रू किया। बट आई एम ग्लैड कि सुप्रीम कोर्ट आते आते वो इशू इनके फेवर में सेटल हुआ, फॉर दैट मैटर महिलाओं के फेवर में सेटल हुआ। और इतना सा है, जब हमको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं और रिकॉग्नाइज होते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, तो जब वर्कफोर्स की बात आती है तो हमको बहुत अच्छा आउटपुट देना चाहिए हमारी सर्विसेज का भी। मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ एज अ विमेन। पर शोभा जी, आप जो बात कर रही हैं कि अगर आप वर्क प्लेस में हैं तो बराबरी की बात हो, सब एक ही मैदान में हैं और सब एक लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि महिलाओं के लिए ये उतना ही जरूरी है क्योंकि एक तरह से इस एक्ट ने प्राइमरी पेरेंट महिलाओं को ही बना दिया है और जो सारी जिम्मेदारी है महिलाओं पर ही होगी, थोप दी गई है इस एक्ट के जरिए भी, तो कहीं ना कहीं महिलाएं इससे निकल नहीं पाती हैं। नहीं, बट यही तो इसीलिए चलता है इश्यू की पैटर्निटी लीव्स की बात होती है कि पैटर्निटी लीव, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि बहुत बार अगर हम ये करते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा विमेन सेंट्रिक चीजों की बात करते हैं और हर चीज को अलग करके देखना चाहते हैं अलग स्पेक्ट्रम से, कहीं हम अनजाने में अपना नुकसान कर लेते हैं। वो जो इक्वालिटी हम क्लेम करना चाह रहे हैं सबसे, उस इक्वालिटी से हम खुद को ट्रीट नहीं करते। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि पर्सन, एक मैन जिन्होंने लीव ली, जिन्होंने अडॉप्ट किया और कोर्ट में जाकर पैटर्निटी लीव क्लेम करी और कोर्ट ने पैटर्निटी लीव दी, तो इश्यू केवल इतना सा है, हाँ, अगर एज अ एम्प्लॉय ए आपको जरूरत लग रही है तो आप क्लेम करिए, आप मैन हो सकते हैं, विमेन हो सकते हैं। पर हाँ, मैटरनिटी एक्ट की जब बात हो रही तो उस मैटरनिटी में अगर एज अ सिंगल फादर आपने अडॉप्ट किया है
बात यह है कि आप उन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कैन यू क्लेम दैट लॉ बननी चाहिए उस पर, इक्वालिटी वहां भी आनी चाहिए, पर ये रिकॉग्निशन, इसको रिकॉग्निशन की तरह लिया जाए, एंटाइटलमेंट की तरह लिया जाए, फिलहाल बोझ की तरह मत लीजिए। जी बिल्कुल। जगमती जी, जो बात हम लगातार करें, जो बड़ी तस्वीर की बात हो रही है कि क्यों इतने मामले अदालत पहुंच रहे हैं, क्या इसका पालन कंपनियां नहीं करना चाहती हैं, या फिर इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि जो संशोधन हुआ इस एक्ट में कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा महिलाओं को दी जानी चाहिए अगर वो इस ब्रेक पे जाना चाहती हैं, और या फिर इस ब्रेक से लौटने में उन्हें कुछ और वक्त लग रहा है, या फिर अपने दफ्तर में क्रैश बनाइए, तो जो ज्यादा से ज्यादा जो आर्थिक जिम्मेदारी है वो कंपनियों पर आ गई है। तो एक तरह से वो अब हिचक रही हैं महिला वर्कफोर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने एम्प्लॉय में जोड़ने के लिए। देखिए, ये जो प्रोविजंस नए किए भी जा रहे हैं, उनका जो पूरा लाभ है वो महिलाओं को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके साथ बहुत तरह की कंडीशनैलिटीज भी वो लगाई जाती हैं, और बुनियादी रूप से जो सैद्धांतिक रूप से अगर सोचें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाली महिलाएं हैं, उनकी जरूरतों की उपेक्षा, उनको डबली विक्टिमाइज कर रहे हैं। एक तो आप जो है वो जो जितना श्रम कर रही है, जितनी वो मेहनत कर रही है, उसका पहले से पे नहीं कर रही है, उनको श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिलता है जो उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। फिर जब वो बच्चे को जन्म दे रही है तो उस समय पे भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। असल में लार्जर लेवल पे ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने भारत की महिलाओं को एक सस्ते श्रम के स्रोत के रूप में जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। तो वो चाहते हैं कि उनसे ज्यादा निचोड़ा जाए और कम से कम जो है उनको जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएं। तो ये जो पूरी नीति जो है एक इसी के ऊपर, इसी को हम तो क्रिटिकली देखना चाहते हैं। ठीक है, माइक्रो लेवल पे कोई केस है, कहीं पे कोई नौकरी बचाने का उसको कोई खतरा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन लार्जर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे ये जो नजरिया है, ये जो दृष्टिकोण है, महिलाओं को एक सस्ते श्रम के स्रोत की तरह से देखना और फिर उनके जो भी लाभ उनको मिलने चाहिए एक कामकाजी महिला के रूप में, उनके ऊपर निरंतर कटौतियां करना, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, ये तो कच्ची है, ठेके पर है, ये जो चीजें हैं इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और इनको हटाए जाने की जरूरत है। जो इस तरह की शर्तें लगाई, अब 2 बच्चे तक मिलेगा आपको लाभ, भाई क्यों भाई? महिलाएं जो है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इतना सन प्रेफरेंस है जहाँ पे, उसकी कीमत केवल महिलाओं से क्यों ली जाए, उनके स्वास्थ्य से। बिल्कुल। जब आप अगर लड़का नहीं होता है तो महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, तो उनके मजबूरी होती है कि उसको घर में अपना अस्तित्व बना के रखना है, तो तीसरा बच्चा भी करना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की जो कर्टेलमेंट्स हैं, इन सब को हम ये समझते हैं कि डिस्कशन और डिस्कोर्स के घेरे में लाया जाना चाहिए। और अब 75 साल की आजादी हो चुकी, अमृतकाल जिसको कहते हैं, कह रहे हैं, तो उस समय के ऊपर कम से कम ये मानवीय जो चीजें हैं, जो आपकी मतलब पूरी रेस के, तो आप कह रही हैं कि महिलाओं को अब अधिकार ना मिले तो कब मिलेगा, जब कानून बन चुका है, संशोधन हो चुका है, और ऐसे में फिर क्यों बार बार अदालत जाकर अपने अधिकारों की मांग करें महिलाएं। शुक्रिया जगमती सांगवान और शोभा गुप्ता आपका इस चर्चा के लिए। तो तमाम मुद्दे और तमाम जो मामले हैं वो लगातार कोर्ट पहुंच रहे हैं, इसी पर नजर रखे हुए हैं हमारी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल। वसुधा के पास चलते हैं। वसुधा, इतने मामले अदालत आज के दिन जब पहुंच रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि मैटरनिटी लीव एक्सेप्टेबल नहीं है इस वक्त एम्प्लॉयर्स को। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये भी हो रहा है सिकता कि एक आजकल वर्ल्ड में एक शेयर्ड कॉस्ट यानी शेयर्ड बर्डन की बात हो रही है कि हमेशा माँ की जो कंपनी है उसी को सारा बर्डन उठाने की क्या जरूरत है। जो पिता की कंपनी है या जो कपल का जो दूसरा पार्ट है, उनकी कंपनी, उनके एम्प्लॉयर्स को भी ये जो है शेयर करने की जरूरत है, ये बात भी उठ रही है। और हमारे विश्व में ऐसे भी कुछ देश हैं जो इसके बारे में सोचते हैं, जबकि माना जाता है कि हमारा देश जो है 26 वीक्स
पैटर्निटी लीव देता है, ये बहुत बड़ी बात है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन सरकार का इसमें रोल थोड़ा कम है, क्योंकि वो जैसे कि फाइनेंशियल या इंश्योरेंस सपोर्ट सरकार की तरफ से नहीं, ये एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, राइट। तो इसी कारण एम्प्लॉयर्स को भी एक बर्डन तो है ही, और ये हमारे नंबर्स दर्शाते हैं कि 45% अगर हमारे इंडियन ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं, उसमें से सिर्फ 10% का करियर जो है एक लॉन्ग टर्म रहता है। तो इसका मतलब ये है, और एसोचैम का एक स्टडी है जो कहता है कि 25% औरतें फर्स्ट बॉर्न के बाद नौकरी छोड़ देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिसके कारण लेजिस्लेशन बनने के बावजूद वो करियर में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। एक अच्छी बात है कि कोर्ट्स आजकल पैटर्निटी लीव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि समाज में भी ये समाज को भी समझने की जरूरत है कि बच्चों को बड़ा करना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें बाप का भी होता है। तो वो एक कोर्ट की तरफ से जब आता है तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट कल का जो केस था उसमें ये इंटरेस्टिंग बात थी कि जज ने ये कहा कि नेचर कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि तुम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो या फुल टर्म एम्प्लॉय हो या एड हॉक हो, तो आप कौन होते हो, ये डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल एक और जो इसका पहलू है कि मैटरनिटी लीव में जाना एक स्ट्रगल होता है। वो लीव लेके आपको अपने एम्प्लॉयर से जाना है, जब आप वापस लौटते हो तब भी वो स्ट्रगल रहता है। प्रमोशन गैप्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज के गैप होते हैं, पे स्केल ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आपका वो गैप आ गया है। तो वो स्ट्रगल लौटने के बाद भी एक महिला को फेस करना होता है। एब्सोल्युटली सिक्ता, मुझे लगता है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट जो है 1961 का, उसके बाद जो अमेंड हुआ था 2016 और 2017 में जो पास हुआ था पार्लियामेंट के थ्रू, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि काउंसलिंग की जरूरत है विमेन को, जो पोस्टमार्टम चीज होती है। उसके अलावा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अप्रेजल जो है, अप्रेजल सिस्टम आपका जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। हमेशा हम देखते हैं कि औरतों में प्रमोशंस कम होता है, इसीलिए जेंडर पैरिटी पे में भी जो है हमें दिखता है ये चीज। तो इसके कारण पर ये चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती नहीं है, इसीलिए प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस के बनने के बावजूद कंपनीज, एम्प्लॉयर्स एक वर्क अराउंड ढूंढ लेते हैं। और इसका सिर्फ हल यही है कि सरकार को एम्प्लॉयर्स के साथ, एम्प्लॉय यूनियन के साथ, वेलफेयर सोसाइटीज के साथ और विमेन के साथ बात करने की जरूरत है। जी शुक्रिया इस चर्चा के लिए वसुधा वेणुगोपाल, आपका भी। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल बाद अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी अब हो रहे हैं जेल से रिहा। आप देख रहे हैं 5 की बात। कुछ ही पलों में बात होगी पंजाब की, जहां पर राजनीतिक माहौल गरमा रहा है। राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से कुछ सवाल जवाब किए हैं, तो इस पर विस्तार से जानकारी और चर्चा कुछ ही पलों में। लेकिन उससे पहले दूसरी खबर और बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने के आदेश दिए हैं। अमरमणि और उनकी पत्नी 2003 के मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पाए गए थे और जेल में सजा काट रहे थे। कवयित्री मधुमिता शुक्ला की 2003 में लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को 2007 में इसके लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सरकार ने अपने आदेश में लिखा है कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं और दोनों इस दौरान उनका व्यवहार अच्छा रहा है। आदेश में समय से पहले रिहाई को लेकर मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया। मधुमिता शुक्ला की बहन ने इस रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो उनकी बात से सहमत हुआ तो फिर से जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। अभी देखिए, मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। अमरमणि त्रिपाठी की और उनकी पत्नी की पता नहीं किन नियमों के आधार पे उनको बाहर किया जा रहा है। शायद बीजेपी का योगी मॉडल
योगी और मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश लोकसभा के 2024 के चुनाव के आधार पर फीका पड़ने लगा है। तो अब अमरमणि की भी जरूरत पड़ेगी। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की आवश्यकता लगी, वो सब बेल होंगे और सबका इस्तेमाल मौजूदा भाजपा करेगी। सरकार पूरी तरीके से इसमें लगी हुई, और बिना सरकार की मर्जी से कुछ नहीं हुआ है। ये केवल दिखावटी नारा देते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ कहने के लिए। ये बेटियों को जो लोग मार रहे हैं, जो बेटियों की हत्याएं कर रहे हैं, जघन्यतम अपराध कर रहे हैं, उनको ये सरकार छोड़ रही है। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ही बुरा संदेश समाज पर पड़ेगा, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, जो इस तरह की घटनाएं न हो, ऐसे इस तरीके के ब्रूटल मर्डर्स के लोगों को, ब्रूटल्स जो घटना में लोग शामिल हैं, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला। ब्रजेश जी, शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। जब ये मामला आया था या जब ये हत्या हुई थी, तब इस पूरे मामले ने तब भी राजनीतिक रंग लिया हुआ था, और अब जब रिहाई की बात हो रही है तो एक बार फिर राजनीति इस पूरे मुद्दे पर गर्मा गई है। हाँ, देखिए सत्ता जी, ये वो दौर था जिस समय अपराधी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह निर्बंध थे। मुझे याद है जब ये घटना हुई थी, मैं वहां गया था। जिस ढंग से उनकी हत्या की गई थी मधुमिता की, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकती। और ये जब ये खुलासा हुआ कि वो 7 माह की प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद जिस ढंग से इन्हें बचाने का प्रयास किया गया, आप समझिए इनका अपराध इतिहास ही पूरा आपराधिक रहा है, पहले से रहा है। इन पर आरोप लगते रहे, गंभीर आरोप थे। श्री प्रकाश शुक्ला को संरक्षण देने का आरोप थे, इसके प्रमाण दिए गए। उसके बाद बस्ती में एक उद्योगपति के बेटे का अपहरण हुआ, उसमें बाकायदे इनके घर में छिपाया गया था आगे वो बच्चा जिसका अपहरण हुआ था। उसके बाद ये बाकायदे सरकार को सूचना दी गई, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। उसके ये जो मधुमिता वाला मामला था, मधुमिता का भरपूर शोषण इन्होंने किया। उसके बाद ये बाकायदे अपने, चूंकि इनके इशारे पे सब कुछ चलता रहा, एक गिरोह उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था। वो दौर था जब एक एक विधायक की कीमत थी, एक एक विधायक जो है गिनती में आता था, वो जो भगवान की तरह उनको पूजा जाता था। तो पहले ये उसमें थे, जो ही मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, ये सबसे पहले राजभवन पहुंच गए, वहां पर इन्होंने समर्थन दे दिया। और इसके बाद मधुमिता हत्याकांड हो जाता है, सारे लोग लड़ाई लड़ते, अखबारों में जबरदस्त अभियान चलता है, सारे प्रमाण इनके खिलाफ थे। लेकिन क्योंकि इनको बचाया जाता है, जिस पुलिस अफसर ने इनके खिलाफ जांच का प्रयास किया, बाकायदे इनके खिलाफ प्रमाण लाए, उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो ही मुलायम सिंह सरकार आई, ब्रजेश जी, सबसे पहले राजभवन वहां पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल 20 साल पुराना ये मामला है। इन 20 सालों में एक नई पीढ़ी तैयार है, नए दर्शक तैयार हैं जो इस वक्त मुझे और आपको सुन रहे होंगे। कई में से ऐसे दर्शक होंगे जिनको इस पूरे मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी कि 20 साल पहले इस पूरे हत्याकांड में आखिर हुआ क्या था। अगर आप पीछे मुड़कर इस घटना के बारे में हमारे दर्शकों को बता पाएं, एक पत्र से पूरा राज खुला था, फिर यह मामला धीरे धीरे सीबीआई के पास पहुंचा और उसके बाद ये सजा हुई थी। देखिए, ये जो मधुमिता थी वो लखीमपुर की रहने वाली थी, वीर रस की कवित्री थी। कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था उनका, कोई ऐसा शोहरत भी नहीं थी कि साहब बहुत बड़ी वो है, लेकिन वो कवि सम्मेलनों में जाती थी और इनकी नजर उन पर पड़ी। धीरे धीरे उनसे संबंध हुआ, उसके बाद इनके जो संबंध हुए जग जाहिर हैं, और इसी संबंधों में वो प्रेग्नेंट हो गई। अब इनकी पत्नी का ये दबाव था और इनका दबाव था कि साहब ये बर्दाश्त नहीं है। निधि को, वो मधुमिता के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे, और जब दबाव बना रहे थे, जब बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया, एक पत्र लिखा था उन्होंने, वो बात को बरामद हुआ, उन्हीं के कमरे से बरामद हुआ। वो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं जो सपना मैं देख रही थी बच्चे का, वो उसको मैं हत्या कर दूं, ये कैसे संभव है। तो जब ये बिल्कुल इनकार उन्होंने कर दिया, नहीं माने तो, लेकिन ये तो वो लोग हैं जो ये समझते थे कि एक इशारा शोषण भी करो, हर किस्म की जाति भी करो और फिर इशारा कर दो, तो वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसके बाद
दो व्यक्ति घुसते हैं, एक पेपर मिल कॉलोनी है यहाँ पर, तो पेपर मिल कॉलोनी का 2 कमरे का एक फ्लैट था वहां पर। 11 बजे होंगे, 10 से 11 बजे थे, 2 लोग घुसे, गोलियों की तड़तड़ाहट हुई, लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ, उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उस समय तो मैं भी गया था, सारे लोग गए थे, उस समय इतना नहीं था, लेकिन ये था कि वो प्रेग्नेंट हैं, और दूसरे दिन जब आता है सारा मामला तो ये राजनीतिक मोड़ ले लेता है, बड़ा हंगामा होता है। लेकिन इनके चेहरे में सिकन इसलिए नहीं थी, कारण ये जानते थे कि बचाएंगे लोग। इसके प्रमाण मिले, आप देखिए हत्या जहां हुई है उसके वहीं से एक फोन होता है इनकी पत्नी को, इनकी पत्नी जो गोरखपुर में थी उनको फोन करके सूचना दी गई कि हो गया, ऐसा जांच में आया। उसके बाद जब हंगामा हुआ तो इनका नाम आया है, इन्होंने इनकार कर दिया, जांच बढ़ने का नाम नहीं रहे थे। इनको क्लीन चिट देने के लिए पूरा शासन लगा हुआ था, पूरा प्रशासन लगा हुआ था, क्योंकि सरकार इनके साथ थी। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने फिर परतें खुली इस पूरे हत्याकांड की, और उसके बाद धीरे धीरे खुला, एक पत्र बरामद हुआ। जी बिल्कुल, धीरे धीरे परतें खुली और उसके बाद उनको सजा हुई है, और अब फैसला लिया जा रहा है कि उनके अच्छे आचरण की वजह से उनको अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया ब्रजेश शुक्ला जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए आखिर ये पूरा मामला था क्या जो 20 साल पहले हुआ था। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पंजाब से जुड़ी खबर, क्यों लिखा है पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है और ये भी जताया है कि इससे पहले कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजें और आईपीसी की धारा 124 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करें। इससे पहले वो उनके लिखित पत्रों के तहत अपेक्षित जानकारी वो मांगते हैं और राज्यपाल ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा लिखे गए पिछले पत्रों का अभी तक जवाब भी नहीं दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शरद के पास। शरद, आखिर ये मामला है क्या कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने हैं? अब देखिए, मामला पिछले कुछ महीनों से चला आ रहा है। ये है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच के टकराव का। इससे पहले कई सारे मामले हमने देखे जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में टकराव ये भी देखा गया था कि विधानसभा बुलाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन राज्यपाल कह रहे हैं कि पहले आप ये बताइए कि आप इसके अंदर काम क्या करेंगे, बिजनेस क्या होगा आपका। तो ये उसी की एक कड़ी है। आज चिट्ठी लिखी है पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने और ये याद दिलाया है कि पहले जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं, जो सवाल पूछे हैं, उनके जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिए हैं। लेकिन अब की बार ज़्यादा उन्होंने चेताते हुए एक तरह से चेतावनी दी है मुख्यमंत्री को कि अगर वो जवाब नहीं देंगे उनके सवालों का तो पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। सीधा शब्द उन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को भेज देंगे अनुच्छेद 356 के तहत। तो इसका मतलब यही होता है कि वो एक तरह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे या मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे तो राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट भेज देंगे। वो ये कह रहे हैं, आज जो चिट्ठी लिखी है उसमें ये भी कहा है कि ड्रग्स को लेकर आपने क्या कार्रवाई की है, इसको लेकर आप जो है जवाब दीजिए। और पहले भी उन्होंने कुछ चिट्ठियां लिखी हैं, कुछ करप्शन के उन्होंने मामले बताए। ये भी था कि जो सत्र विधानसभा का बुलाया गया था वो असंवैधानिक घोषित किया था उन्होंने, लेकिन जो निर्वाचित सरकार है वो उनकी बात से सहमत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भी बिल्कुल अभी बयान आया है और उनका ये कहना है कि राज्यपाल जो हैं वो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं और वो उनकी जुबान पर आज आ गया है, अगर राष्ट्रपति शासन लगाना ही है तो मणिपुर में लगाइए, पंजाब में नहीं। ये एक तरह का टकराव है सिकता जो पिछले कई महीनों से हम देखने को हमें मिल रहा है और न सिर्फ पंजाब में बल्कि और भी कई राज्यों में, दिल्ली में
और भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें अब एक लेवल या फिर ये एक कदम आगे बढ़ते हुए चेतावनी जो है पहली बार जो है राज्यपाल की तरफ से दी गई है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, सवालों के जवाब, उनके पत्रों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, तो वो राष्ट्रपति शासन के बारे में, अनुच्छेद 356 के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं। जी शुक्रिया इस अपडेट और चर्चा के लिए शरद आपका। तो पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं और इसी को लेकर वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज भी हैं। और इस शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक G20 पर फोकस एनडीटीवी का मेगा कॉन्क्लेव देखना ना भूलें। बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका को लेकर जाने माने विशेषज्ञों और भारत सरकार के प्रमुख मंत्रियों से खास बातचीत देखिए सिर्फ एनडीटीवी नेटवर्क पर। P20 इंडिया टास्क फोर्स ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सह अध्यक्ष राजेश गोपीनाथन का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मजबूरी है और इसके लिए कर्मचारियों को नए सिरे से ट्रेन करना होगा। एमएसएमई की चुनौतियों पर उनसे बात की हमारी सहयोगी साक्षी बजाज ने। B20 के बैठक पे हमारे साथ है राजेश गोपीनाथन, ये जो हैं B20 इंडिया के को चेयर हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। अब आने वाले समय में देखिए एआई का एरा आ रहा है और इसके बारे में जो है काफ़ी चिंता है, क्योंकि कर्मचारी जानना चाहते हैं कि हायरिंग प्रोसेस कैसे चेंज होगा और ऑफिसेज ये जानना चाहते हैं कि देखिए काम करने का तरीका कैसे बदलेगा। तो आप क्या कहते हैं कि आने वाले समय में क्या है कि एआई की वजह से क्या स्किल सेट आए और किस चीज़ पे जो है कर्मचारी फोकस करें? साक्षी, सबसे पहली बात यह है कि एआई के कारण जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एम्प्लॉयज़ नीड टू फोकस ऑन लर्निंग द न्यू स्किल सेट्स, लर्निंग द टूल सेट and not being afraid of it. And I believe that the total opportunity that it will unlock will be a lot more than the impact that it will have on existing opportunities. And ours in India is a young workforce. And so this is something that plays to our strength, and we need to focus on learnability and making sure that we're getting the skills right. सीखते रहना है, स्किल सेट जो है वो हमें देखना है कि समय के साथ हमें बदलना है, और ये आप कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो है काफ़ी सारे इंडिया मेंबर्स हमने देखा, यहाँ पे हमने उनकी बातचीत सुनी और वो कह रहे हैं कि देखिए समय आ रहा है रेगुलेट करने के लिए। तो क्या आप कहते हैं कि एआई को रेगुलेट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे होगा एआई रेगुलेट? एआई रेगुलेट तो करना चाहिए लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी। हमने कोई भी टेक्नोलॉजी को बिना रेगुलेट किए जब वो इस स्केल पे है वो अच्छी बात नहीं है, बट उसको कैसे रेगुलेट करना चाहिए वो सोचना ज़रूरी है। तो वन मॉडल जो यूज़ किया जा सकता है कि मिड-90s में इन यूएस जब ई-कॉमर्स बन रहा था, सो द यूएस गवर्नमेंट सेड दैट वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू रेगुलेट इट, so for the time being we're going to allow you to do whatever you want to do, but we reserve the right to come in later and regulate it. Something like that will have to be done for AI, that regulations currently need to remain slightly loose so that we allow the innovation to run, but make some fundamental ones where data protection, making very foundational regulatory intervention, saying that this data needs to remain local or you need to maintain a copy of it here. Those kind of regulatory foundational elements are critical. More granular level regulation can come after we understand what is going on better. तो एक बार हमने समझ लिया, आप बोल रहे हैं एआई के फ्रेमवर्क को, तो अब हमें रेगुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए, पर पहले हमें समझना चाहिए, पहले हमें बदलाव के साथ जाना चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल ये है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा था कि देखिए एमएसएमईज पे काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए, उनको फाइनेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि हम ये पॉलिसी के फ्रेमवर्क से हट के ये इम्प्लीमेंट कब कर सकते हैं? क्योंकि एमएसएमईज जो हैं एक बिल्डिंग फोर्स हैं और उनको ये सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
नहीं साक्षी, हमने जो 4 रिकमेंडेशन दिए उसमें से एक रिकमेंडेशन एमएसएमई के ऊपर है और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इस बार एमएसएमईज़ को साथ लेके जाने का है। पहले जब टेक्नोलॉजी चेंज होता था, ऐसे होता था कि पहले बिग कंपनीज़ में टेक्नोलॉजी चेंज आएगा, फिर उनसे धीरे धीरे नीचे को जाएगा। इस बार हम लोग को साथ लेके जाने का है। अगर साथ लेके जाना है तो उनको फाइनेंसिंग फॉर टेक्नोलॉजी चेंज ज़रूरी है प्रोवाइड करना। तो आज अगर कोई जाके एक फैक्ट्री बनाना चाहता है तो उसको लोन मिलेगा, बट कल अगर वो कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए भी फाइनेंसिंग अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो करना ज़रूरी है। अदर एलिमेंट इज़ जो मोदी जी ने भी किया है, यहाँ पे इंडिया में हमने जो किया है कि फाउंडेशनल एलिमेंट्स लाइक द इंडिया डिजिटल स्टैक, जिससे कि एमएसएमईज़ उसको कंज्यूम करके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उस टाइप का इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट विल आल्सो बी अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट वी हैव टू डू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और इस इंटरैक्शन के लिए। थैंक यू साक्षी, प्लेजर। तो कारोबार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ढेर सारी संभावनाएं हैं। 5 की बात में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।